नमस्कार, मेरा नाम है नील और दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस अखबार से लिखा है एम जगदीश कुमार ने, जो कि यूजीसी के चेयरमैन हैं। इससे पहले कि हम संपादकीय पर चर्चा शुरू करें, आपको शीर्षक देखकर, थंबनेल देखकर ये समझ में आ गया होगा कि कल के संपादकीय में हमने चर्चा की थी कि भारत में जो विदेशी शिक्षण संस्थानों के आने की बात कही जा रही है, कल हमने चर्चा की थी कि इसके विरोध में क्या तर्क हैं। आज एक अच्छा संपादकीय आया है कि इसके पक्ष में क्या तर्क हैं। हम संपादकीय पे और आगे बढ़ें इससे पहले बता दें कि हमारा चैनल धीरे धीरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इस चैनल पर, आपके इस चैनल पर बहुत ज्यादा संख्या में वीडियोस नहीं लाते हैं। हर एक गतिविधियों पर वीडियो नहीं बनाते हैं। हम केवल उन गतिविधियों को कवर करते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपकी जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सेंसेशनल खबरों पर या क्लिक बेट वाले टाइटल्स लगाकर हम वीडियो देने से बचते हैं। इस पूरी बात को बताने की जरूरत केवल इसलिए है कि YouTube का एल्गोरिदम चाहता है कि हम अधिक से अधिक कंटेंट बनाएं, लेकिन आपका हर मिनट कीमती है। इस बात को ध्यान रखिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है उस पर कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये अच्छा लग रहा है, लाइक करके बता दीजिए कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, जिससे कि ये अधिक से अधिक व्यूअर्स तक पहुंच पाता है। यूट्यूब तक भी ये सूचना पहुंचती है कि इस तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए उपयोगी है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बता दीजिए या फिर लाइक मत कीजिए। ये सारी बातें भी आपके सामने ओपन है। संपादकीय शुरू करने से पहले एक आखिरी बात, हमने एक और इनिशिएटिव आज से शुरू किया है जो इस साल हर रोज आपके सामने आएगा। वो इनिशिएटिव है कि एडिटोरियल्स की चर्चा मैं करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण संपादकीय अगर वो एक होता है तो एक, और किसी दिन अगर एक से ज्यादा होगा तो उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन इसके अलावा रोज का अखबार जो आता है वो भी आज से डिस्कस होगा। आप उसको हमारे चैनल पर लाइव कैटेगरी में देख सकते हैं। उस प्रोग्राम को लाइव डिस्कस किया जाएगा। तो ये एक और सूचना थी। अब हम संपादकीय शुरू करते हैं। संपादकीय वही ब्रॉड एनालिसिस कर लेते हैं। तर्क क्या दिए गए हैं कि विदेशी शिक्षण संस्थानों को भारत में क्यों आना चाहिए, उसके पक्ष में तर्क। तर्क शुरुआत की गई है कि क्या नीति बनाई गई है, उसकी चर्चा की गई है। फिर 3 तर्क दिए गए हैं कि कैसे हम इंश्योर करेंगे कि यह भारत के लिए अच्छा हो। पहले तर्क में बात की गई है कि केवल कुछ संस्थानों को यह अलाउ किया जाएगा। उसके बाद बात की गई है कि कैसे ये भारत के लिए फायदेमंद होगा, और तीसरी बात कही गई है कि कैसे ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी फायदेमंद होगा। फिर कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि हमें किन कानूनों में बदलाव करने की जरूरत पड़ी कि हम इस नीति को सफलतापूर्वक भारत में ला पाए, लागू कर पाए, कि विदेशी शिक्षण संस्थान भारत में आ सके। उसके बाद बजट में क्या बदलाव किए थे, या बजट में क्या कानून पेश किया था जिसके द्वारा यह संभव हो पाया। इसके बाद बताया गया है कि अक्सर जो तर्क दिया जाता है कि दुनिया के शीर्ष संस्थान क्या भारत में खोलना भी चाहेंगे अपनी ऑफशोर या दूसरी ब्रांचेस को, तो उस तर्क का जवाब दिया गया है कि किस आधार पर जगदीश कुमार साहब कह रहे हैं कि हाँ, कई संस्थान हैं जो ये कार्य करना चाहेंगे। उसके बाद 2 और तर्कों की चर्चा की गई है कि कैसे ये भारतीय संस्थानों को और बेहतरी के लिए प्रेरित करेगा, कंपटीशन बढ़ा के। और उसके बाद चर्चा की गई है कैसे भारतीय संस्थान ना सिर्फ कंपटीशन से बल्कि पार्टनरशिप से भी धीरे धीरे इस कदम की वजह से और बेहतर संस्थानों में परिवर्तित होंगे। अंत में बहुत प्रोग्रेसिव बातें कही गई हैं। प्रोग्रेसिव बातें इसलिए कि ढोल इस बात का नहीं पीटा गया है कि देखिए हमने कितने आमूलचूल परिवर्तन कर दिए। यूजीसी के चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि परिवर्तन जो है वो बहुत धीमे धीमे होता है, या उस बहुत धीमे को थोड़ा कम धीमा बनाया जा सकता है। लेकिन केवल इतनी बात कर देते तो बड़ी खराब बात होती। वो इसके अलावा बात क्या कर रहे हैं कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उनकी भी चर्चा की गई है कि ये स्टेप्स उठाए गए हैं, ये भविष्य में उठाए जाने हैं, जिसके द्वारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, वो जिन आमूलचूल परिवर्तनों की बात कर रही थी भारतीय शिक्षा में, खास तौर पर भारतीय उच्च शिक्षा में, वो असल में चरितार्थ हो सकेंगे। तो ये था ब्रॉड एनालिसिस। बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं।
संपादकीय कहता है कि देखिए 2020 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया तो दुनिया को ये संदेश गया कि भारत जो एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है। अच्छा, ये कीवर्ड हमने कल भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं, यानी ये कीवर्ड चर्चा में आ चुका है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक प्रकार से शिक्षा का भौगोलिकरण, अंतरराष्ट्रीयकरण हो चुका है। तो इस बात को, इस कीवर्ड को ध्यान रखिए कि इसके क्या क्या मायने हैं। एक मायने तो इसके ये हैं कि भारत के विद्यार्थी दुनिया भर के जो शिक्षा में आंदोलन चल रहे हैं उससे जुड़े हुए, यानी दुनिया भर की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली एक तरीके से एक दूसरी जगह की शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने लगी है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये भी हो गई कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए दुनिया भर के विकल्प खुल चुके हैं। तो भारतीय शिक्षण संस्थानों को भी, जैसे अंग्रेजी में मुहावरा कहते हैं, दे विल हैव टू अप देयर गेम, उनको अपने खेल को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि उनका कंपटीशन महज अपने देश के संस्थानों से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से होने वाला है। बहरहाल जगदीश कुमार साहब कहते हैं कि देखिए एनईपी ने ये बात इंश्योर कर दी कि भारत एक ऐसे ग्लोबल स्टडी पॉइंट के तौर पर उभरने का स्वप्न देख रहा है जो कि विश्व के लिए ओपन भी हो और पूरे विश्व के लिए अफोर्डेबल हो। तो इसी में एक कदम के रूप ये हो गई इसकी भूमिका। इस भूमिका पे जो पहला पिलर रखा गया वो क्या है कि इसी पर पहले कदम के रूप में फॉरेन कैंपसेस को अलाउ किया जाएगा कि वो भारत में आए, अपने शिक्षण संस्थान खोलें। वो पेडागोजिकल प्रैक्टिस लाएंगे। पेडागोजी मतलब क्या होता है? बड़ा अच्छा वर्ड है पेडागोजी। इसका मतलब होता है, एक प्रकार से आप समझ लीजिए, शिक्षा शास्त्र। शिक्षा को कैसे छात्रों को दिया जाएगा, इस पूरी सिस्टम को, कि एजुकेशन टीचर से स्टूडेंट के पास कैसे पहुंचेगी, इस सिस्टम को मोटी मोटी परिभाषा यही है, पेडागोजी कहते हैं। इस पर खूब काम होता है। शिक्षण संस्थान इस पर बकायदा एक विधि से चलते हैं कि टीचर बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करेंगे। बल्कि ये मान के चला जाता है कि ये कम्युनिकेशन वन वे नहीं होगा, ये दोनों डायरेक्शंस में हो रहा होता है, बाई डायरेक्शनल, डायलॉजिक, यानी मोनोलॉग नहीं, डायलॉग होता है। वही एक अच्छी पेडागोजी होती है। तो जो विदेशी शिक्षण संस्थान है उनसे उम्मीद की जाती है कि वो पेडागोजी के नए नए रूप, शिक्षा प्रदान करने के नए नए तरीके जो विश्व में खोजे जा रहे हैं, जिन पर रिसर्च हो रही है, वो सब लेकर, कटिंग एज रिसर्च के तरीके लेकर, वो सब लेकर भारत में अपनी ब्रांचेस खोलेंगे, ऐसी बात कही जा रही है। अब आ जाते हैं तर्कों पर। भूमिका हो गई, तर्क क्या है? पहला तर्क ये दिया जाता है कि देखिए अच्छी यूनिवर्सिटीज क्यों आएंगी, खराब खराब यूनिवर्सिटीज आकर भारत में अपने केंद्र खोल लेंगी। संपादकीय कहता है नहीं, हमने एक बात रखी है कि केवल जो टॉप 500 फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, मोटा मोटा उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। हालांकि इसमें एक दो भेद भी हैं। कहा गया है कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो रैंकिंग में हिस्सा ही नहीं लेती, उन पर अलग से तय किया जाएगा। और अभी वो बताया नहीं है कि वो अलग से कैसे तय किया जाएगा कि उनको भारत में अलाउ किया जाए कि नहीं। लेकिन मोटी मोटी बात यही है कि दुनिया की जो ग्लोबल रैंकिंग्स हैं उनमें 500 शीर्ष जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा कि वो भारत में अपने कैंपस खोल सकें। यानी पहला तर्क जो आता है कि सेकंड दर्जे के संस्थान भारत में आके अपनी कैंपस खोलेंगे और मोटी फीस कमाकर प्रॉफिट कमाएंगे, ये धराशायी हो जाता है। तो ये अच्छा जवाब है। और जब वो आएंगे तो अपने हिसाब से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाएंगे, अपने प्रोग्राम्स भी लाएंगे। तो एक प्रकार से एक पूरा इकोसिस्टम नए सिरे से तैयार करने में मदद मिलेगी। पहला तर्क हो गया। उसके बाद दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि ग्लोबल एजुकेशन सेक्टर भारत को एक भूमिका देता है कि वो एक अफोर्डेबल वैल्यू प्लेयर के तौर पर डेवलप कर सके खुद को। अफोर्डेबल क्यों? क्योंकि भारत में रहन सहन का, शिक्षा प्रदान करने का, आधारभूत संरचना का, इन सब की कीमतें बहुत कम हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भारत एक बहुत अफोर्डेबल प्लेयर के तौर पर उभर सकता है। और जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएंगी वो इस बात को ध्यान में रखकर आएंगी कि ना सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि ग्लोबल साउथ क्या होता है? माना जाता है, मुहावरेदार भाषा में माना जाता है कि दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है। और उसी मुहावरेदार भाषा में डेवलपिंग इकोनॉमीज, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, जिनके लिए पहले थर्ड वर्ल्ड जैसी बातें या शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, अब वो इस्तेमाल नहीं किए जाते, पॉलिटिकली इनकरेक्ट माने जाते हैं। और समहाउ ग्लोबल साउथ को माना जाता है कि आप किसी को ग्लोबल साउथ बोल सकते हैं। शब्दावलियां
अपने आप समय के साथ बदलती रहती हैं। तो ये आज का प्रचलित मुहावरा है। संपादकीय कहता है कि ग्लोबल साउथ के जितने भी देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के जो विद्यार्थी हैं और देश से बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं और सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों में, दुनिया के 500 शीर्ष संस्थानों में, अगर वो पाएंगे कि वो ऑप्शन भारत में भी उपलब्ध है, तो भारत उनके लिए एक अफोर्डेबल प्लेयर के तौर पर सामने रहेगा। दूसरा, एक मजबूत तर्क। तीसरी बात क्या कि ये उन लोगों के लिए भी 4 लाख या उससे अधिक विद्यार्थी हर साल भारत से विदेश जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो एक बहुत, और ये अपनी अपनी शिक्षा की फीस आमतौर पर डॉलर्स, पाउंड, इन करेंसीज में देते हैं। तो ये भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह होता है। इतनी सारी विदेशी मुद्रा भारत से बाहर जाती है एक प्रकार से। तो उन 400 में से जो भी लोग इन संस्थानों में भारत में ही रुक पाएंगे, सब तो नहीं रुकेंगे, कई लोग हैं जो अभी भी बाहर ही जाना चाहेंगे, बट जितने भी रुक पाएंगे, एक फायदा तो वो होगा, और दूसरा कि वो बच्चे जो अभी विदेशी शिक्षण संस्थानों में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहते, नहीं जा सकते, परिवार नहीं जाने देता, इस तरह की तमाम बाधाओं से जो बच्चे अभी जूझ रहे हैं, उनके सामने भी एक विकल्प खुल जाएगा। तो तीसरा तर्क ये है कि क्यों विदेशी शिक्षण संस्थानों को भारत में आने देना चाहिए। यानी पहली बात कि हम केवल दुनिया के शीर्ष 500 संस्थानों को बुला रहे हैं, वो अपने साथ अपनी शीर्ष जो उनको चीजें शीर्ष बनाती हैं, शीर्ष पर ले जाती हैं, उन चीजों को अपने साथ लेकर आएंगे। दूसरा तर्क क्या दिया गया कि ग्लोबल साउथ, दुनिया के तमाम देशों से वो छात्र जो उन महंगे मुल्कों में जाके नहीं पढ़ सकते या पढ़ भी सकते हैं, तो भारत को कम से कम वो एक बेटर वैल्यू प्लेयर के तौर पर देखेंगे, बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले पैमाने पर ज्यादा अच्छा पाएंगे। ये दूसरा तर्क हो गया। तीसरा तर्क क्या हो गया कि तमाम वो 4 लाख से अधिक भारतीय बच्चे जो अभी विदेश जाते हैं, उनमें से कई भारत में रहकर ही उन्हीं शिक्षण संस्थानों में पढ़ पाएंगे, और कई लोग जो अभी विदेश जाना चाहते हैं पर नहीं जा पा रहे, उन शिक्षण संस्थानों को अगर भारत में ही पाएंगे तो वहां वो अपनी अभिलाषा को पूरा कर पाएंगे। 3 तर्क यहां पर अब तक आ गए। लेकिन संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि देखिए, इसके लिए तमाम बदलाव भी किए गए। जैसे कि फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो अब एक कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत एक कंपनी का निर्माण करेंगे और इसके द्वारा वो अपनी कंपनी को चलाएंगे, या जो भारत में शिक्षण संस्थान खोलेंगे उसको एक कंपनी के तौर पर चलाएंगे, या फिर वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पर भी अपनी कंपनी को चला सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं है, तकनीकी जानकारी है कि किसी भी कॉमर्शियल संस्थान को, व्यावसायिक संस्थान को चलाने के लिए कुछ एक तरीकों से उसको रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो वो एक इंडिविजुअल एंटिटी हो सकता है, लेकिन बिजनेस के साइज को बढ़ने के बाद या तो उसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर एक कंपनी बनानी पड़ती है, प्राइवेट लिमिटेड, जैसे आपने कंपनियों के नाम के अंत में देखा होगा, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाती है। इसके और भी रूप होते हैं, कंपनियां फिर पब्लिक होने की तरफ बढ़ती हैं, कुछ ट्रस्ट बन जाते हैं, ये तमाम रूप है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण क्या है कि इस बार एक इंसेंटिव दिया गया। पहले हर बार बात वहां अटक जाती थी, विदेशी शिक्षण संस्थान तैयार नहीं होते थे। क्यों? 2 बातें कही जाती थी कि अगर आपको भारत में यूनिवर्सिटी खोलनी है तो एक बहुत बड़ा कॉर्पस फंड रखना होगा। कल को आप अचानक से भाग गए तो ये फंड हमारे पास गिरवी रहेगा, हम आप पे कंट्रोल रखेंगे। दूसरी बात कही जाती थी कि आप जो पैसा भारत में कमा रहे हैं वो वापस अपने पेरेंट बॉडी को, अगर पेरेंट विश्वविद्यालय है, आप उसको भेज नहीं सकते। ये 2 शर्तें, हालांकि लागू तो कभी नहीं हुआ था, लेकिन जब भी ये कानून बनने की बात होती थी तो ये 2 शर्तें रखी जाती थी। इसकी वजह से विदेशी शीर्ष संस्थान जो थे वो इन शर्तों को मानने को तैयार नहीं होते थे। कहते थे कि हम आएंगे तो अपनी शर्तों पर आएंगे, आप ये बता सकते हैं कि इन शर्तों में कानूनी कमियां क्या क्या है। तो इस बार सरकार ने ये दोनों बातें हटा ली हैं, कोई भी बड़ी पूंजी रखने की बाध्यता हटा दी गई है, और दूसरा कि आप अपनी पेरेंट यूनिवर्सिटी को प्रॉफिट वापस भेज सकते हैं। तो ये रेगुलेटरी चेंज हुए हैं। जब 2022 का बजट आया था तो उसमें एक बात कही गई थी कि हम एजुकेशन में भी, शिक्षा के क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप मोटी मोटी भाषा में जानते हैं कि वो कैपिटल जो विदेशों से आ रहा है और किसी, मोटी परिभाषा में आप कह सकते हैं कि किसी असेट के निर्माण में लग रहा है। यानी कि वो ऐसा पैसा नहीं है जो शेयर मार्केट में लगा और रातों रात आप उसे लेकर जा सकते हैं। ये वैसा पैसा नहीं है, किसी कैपिटल के निर्माण में लग रहा है, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एजुकेशन में एफडीआई की बात हुई थी,
संपादकीय बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, बहुत कम जगह लेकर, कि एजुकेशन सेक्टर में अगर एफडीआई इस माध्यम से बढ़ता है, विदेशी शिक्षण संस्थान आते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, उन टीचर्स को हायर करने के लिए, तमाम चीजों के लिए, इस पूरी इकोसिस्टम पारिस्थितिकी को खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। उस इन्वेस्टमेंट का कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है कि एक चीज से दूसरी चीज अपने आप होने लगती है। सरकार ने सड़कों बनाने का टेंडर पास किया तो सीमेंट की डिमांड में बढ़ोतरी हुई, बुलडोजर के डिमांड में बढ़ोतरी हुई, मजदूरों की डिमांड में बढ़ोतरी हुई। जब इन सबको वेजेस मिलने लगे तो इन्होंने उन चीज सामान पर खर्चा करना शुरू किया, तो उन सामान जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें थी उनकी डिमांड में बढ़ोतरी हुई। यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर प्रभाव जाता है। मोटी भाषा में इसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। संपादकीय कहता है कि एजुकेशन सेक्टर में अगर ये शीर्ष विश्वविद्यालय भारत में आते हैं और अलग अलग जगहों पर इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट पर, इन्वेस्टमेंट पर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, जो कि भारत के लिए फायदेमंद होगा। देखिए, टेक्नोलॉजी की भी बात यहाँ पे की गई, जैसे कि शीर्ष विश्वविद्यालय है, कैलटेक है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो भारत में अपना एक सेंटर खोल रहा है। जो रिसर्च उसके मेन सेंटर में चल रही है, उसी की अलाइड रिसर्च, उसी तरह की रिसर्च, उतनी ही उन्नत रिसर्च भारत में भी चल रही है, भारत के उस कैंपस में चल रही है। तो वो लोग जो यहाँ पर उस रिसर्च में शामिल है, सब तो उसी जगह रहने जाएंगे। कुछ निकलकर कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। तो उस रिसर्च का एक्सपीरियंस, उन इक्विपमेंट्स का एक्सपीरियंस, उस व्यवस्था का एक्सपीरियंस वो अपने साथ लेकर जाएंगे। तो एक प्रकार से जो फायदा है वो केवल महदूद नहीं रह जाएगा उन चौहद्दियों के भीतर जो ये यूनिवर्सिटीज आकर बनाएंगी। इसको वो चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगी, इसके फायदे दूर तक पहुंचेंगे। मोटा मोटा अर्थ ये है। संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है, देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि कौन ही संस्थान है जो भारत में आकर खोलना चाहेगा अपने एक और सेंटर को। तो इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन करके एक संस्था है, उसने एक रिपोर्ट तैयार की, दुनिया के टॉप 200 विश्वविद्यालयों से पूछा कि क्या वो भारत में एक सेंटर खोलने में इंटरेस्टेड होंगे। संपादकीय कहता है, बिना कोई संख्या दिए, तो ये कमी है, लेकिन फिर भी जगदीश कुमार साहब कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। मतलब इसलिए मान लेते हैं क्योंकि बतौर यूजीसी के चेयरमैन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कई शिक्षण संस्थानों ने ये बताया है कि वो इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि अगर चीजें ठीक रहती हैं, नीतियां ठीक रहती हैं, तो भारत में वो सेंटर खोलने के इच्छुक होंगे। तो इस तर्क का भी जवाब देने की कोशिश की है। बहुत मजबूत तर्क नहीं दिया है, लेकिन फिर भी एड्रेस किया है। अच्छी बात यह है कि इसको जाने नहीं दिया है। ये पूछा जा रहा है कि भाई भारत में आकर क्यों खोलेगा अपने सेंटर। उन्होंने कम से कम इस तर्क को एड्रेस करने की कोशिश की है। और उसके बाद दो बातें और कही गई हैं कि दो चीजें जिनके चलते हम कह सकते हैं कि इन संस्थानों की भारत में जरूरत है। पहले कि जब ये विदेशी शिक्षण संस्थान आएंगे तो इनसे कॉम्पीट करने के लिए हमारे जो भारतीय इंस्टीट्यूट हैं, ये भी अपने स्टैंडर्ड्स को मापने के लिए इनके सामने एक और पैरामीटर होगा। जैसे कि एलपीजी रिफॉर्म्स जब 1991 में किए गए तो कहा गया कि अरे देखिए, अब तो विदेशी सामान के लिए, कंपनियों के लिए भारत का मार्केट खुल गया है, भारतीय कंपनियां धराशायी हो जाएंगी। लेकिन पिछले 20-30 सालों का इतिहास गवाह है कि कई भारतीय कंपनियां उस चैलेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाई, समाप्त हो गई, क्योंकि वो दोयम दर्जे का काम कर रही थी। भारतीय कंज्यूमर्स को बेहतर प्रोडक्ट्स मिले, भारतीय कंज्यूमर्स ने उन कंपनियों को धूल चटा दी। लेकिन कई भारतीय कंपनियां और ग्रो करी क्योंकि उन्होंने कंपटीशन को पहचाना। उन्हें पता चला कि अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन क्या होता है। तो ना सिर्फ वो देश में सफल हैं, बल्कि वो कंपनियां फिर विदेशों तक पहुंची, उन्होंने अपने झंडे वहां भी गाड़े। तो अल्टीमेटली एक फायदा ये होगा कि स्टैंडर्ड बढ़ेगा, कंपटीशन का अल्टीमेटली फायदा विद्यार्थियों को होगा। दूसरा कि जैसे कि हमने इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस की कल के संपादकीय में भी बात की थी, 2016 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने कहा था कि हम कुछ संस्थाओं को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, शिक्षण संस्थाओं को ये टैग देंगे, कुछ प्राइवेट को, कुछ पब्लिक को। उनके पास कुछ छूटें होंगी, जैसे कि वो अपना कोर्स खुद डिजाइन कर सकेंगी, करिकुलम खुद डिजाइन कर सकेंगी। जो पब्लिक संस्थान, सरकारी संस्थान जिनको ये टैग दिया जाएगा, उनको सरकार अलग से वित्तीय मदद भी देगी, वगैरह वगैरह। संपादकीय कहता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस ऑलरेडी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। जब दुनिया के शीर्ष संस्थान भारत में आएंगे तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस जो हैं
वो इनके साथ कोलैबोरेट करके और बेहतर काम कर पाएंगे। तो कंपटीशन और कोलैबोरेशन दोनों चीजें भारतीय शिक्षण संस्थानों के लिए एक फायदे का सौदा साबित हो। तो अंत में संपाद के आखिर में बात कहता है कि देखिए, रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत तेजी से नहीं बदल जाती, रातों रात नहीं बदल जाती। ये बात इस बात की स्वीकारोक्ति है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, जैसे कि हमने कल भी चर्चा की थी, कि कई रेगुलेशंस को बदलने की जरूरत है। हमें रेगुलेशंस को कम करना होगा, अच्छी गवर्नेंस को बढ़ाना होगा। इसकी चर्चा हमने कल की थी। संपादकीय, आज वाला संपादकीय भी इस बात पर सहमत है, और वही अच्छा वाद विवाद होता है जिसमें संवाद का एक सिरा होता है। क्या है यहाँ पे सिरा? कि कई इनिशिएटिव्स लिए भी गए हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे कि ज्वाइंट डिग्री या डुअल डिग्री। भारतीय संस्थान विदेशी संस्थानों के साथ मिलकर ज्वाइंट डिग्री या डुअल डिग्री कार्यक्रम चला सकते हैं। ये बदलाव पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। इसके अलावा भारतीय यूनिवर्सिटीज दूसरे देशों में जाकर अपने कैंपसेस खोल सकती हैं, जैसे आईआईटी को लेकर ये बात चल रही है। अभी ये मॉडल फाइनल नहीं हुआ है जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन इस पर रेगुलेटरी चेंज हो रहे हैं कि क्या आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, जो शीर्ष आईआईटी हैं, वो भारत से बाहर जाकर विदेशों में अपने संस्थान खोलें। कई देशों ने इच्छा जताई है कि उनके यहाँ ये संस्थान खोले जाएं, जिसमें अफ्रीका के तंजानिया से लेकर यूएई जैसे मुल्क भी शामिल हैं। तो ये बातें भी चल रही हैं। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है, संपादकीय कहता है कि रेगुलेटरी रिजीम में जो बदलाव हो रहा है, नियमों में जो बदलाव हो रहा है, ये इस बात का द्योतक है कि शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बात को ध्यान में रखकर यूजीसी भी ये मानता है कि रिफॉर्म्स साइलोज में नहीं हो सकते। साइलोज क्या होता है? बेसिकली ऐसा नहीं कि एक रिफॉर्म यहां हो रहा है, इसका दूसरे हो रहे रिफॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं, तीसरा रिफॉर्म अलग हो रहा है, नहीं, हर रिफॉर्म इंटर कनेक्टेड है। तो इस बात को मानते हुए यूजीसी ये कह रहा है कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो विदेशी शिक्षण संस्थानों को बुलाने की बात चल रही है, उसको भी रिफॉर्म के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, और इन सारे रिफॉर्म्स को एक कड़ी में देखा जाना चाहिए। तो ये था आज का संपादकीय। आपको ये संपादकीय कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।